हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.2 में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा सेशन है वो NCERT मैथमेटिक्स की क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे चल रहा था, जिसके हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और इस साथ में हमने ये भी देख लिया कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से थे। ठीक है, अब हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे होगा, जिस पे हम पढ़ेंगे प्रूफ इरेशनलिटी ऑफ अ इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए देखते हैं। तो इरेशनलिटी ऑफ अ इरेशनल नंबर, तो पहले हम इरेशनल नंबर जानने से पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, देन इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है, उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक में, है ना। रैशनल और इरेशनल आपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा था, है ना, उसके बाद थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं अपन। तो बच्चों, रैशनल नंबर पहला आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोला जाता है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Q के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए, Q की प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और Q की प्लेस पे 0 नहीं हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। वेयर P एंड Q आपके क्या होंगे? इंटीजर होंगे। P एंड Q आपके क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ये होता है आपके रैशनल नंबर। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके जो P और Q होंगे वो क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? आ गई। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बार बार P और Q इंटीजर आ रहा है, तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? तो पहले हम देखते हैं बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ मैं, इरेशनल नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेयर, ठीक है, वेयर P एंड Q इंटीजर्स। आई बस में इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर देखते हैं। तो बच्चों, दुनिया में नंबर दो ही तरह के होते हैं। नंबर दो तरह के होते हैं, दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। चूँकि इमेजिनरी नंबर हमारा टॉपिक है नहीं तो देख नहीं रहे, पहले देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, दुनिया में रियल नंबर दो तरह के होते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर भी आपके दो तरह से हो जाते हैं। एक होते हैं विदाउट डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल, और एक होता है विद डेसिमल वाले, विद डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल वाले के अंदर जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं, इनके अंदर आप क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स। आप किसके अंदर ही आ जाएंगे? इंटीजर। इसमें होते हैं इंटीजर, होते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर कहलाते हैं इंटीजर। इंटीजर बेसिकली होते हैं 3 टाइप के, ठीक है, 1 2 3। इंटीजर तीन तरह से होते हैं। एक तो हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, एक बीच में जाएगा न्यूट्रल, और एक आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को मैं अगर यहाँ पे लिखूँ अच्छे से, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर की जो वैल्यू होती है
पहले न्यूट्रल देखते हैं। न्यूट्रल होता है जीरो। न्यूट्रल कहते हैं जीरो को, हम इसको जीरो इंटीजर भी बोलते हैं। न्यूट्रल को जीरो इंटीजर भी बोला जाता है, ठीक है। जीरो, अब जीरो से कम इधर साइड, जीरो से कम लेफ्ट हैंड साइड जितनी वैल्यू होती है लेस देन जीरो, जीरो से कम जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर, और जीरो से ज़्यादा मोर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा जितने नंबर होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा साफ से लिख रहा हूँ इधर से इरेज करके, ठीक है। वहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो बच्चों हमने देखा रियल नंबर टू टाइप से होते हैं। रियल नंबर टू टाइप से होते हैं। रियल नंबर टू टाइप के थे। एक था विदाउट डेसिमल और एक था विथ डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल के अंदर हमने बताया भी इंटीजर आते हैं आपके, क्या आते हैं? इंटीजर आ जाते हैं। और इंटीजर कितने टाइप के थे? 3 टाइप के इंटीजर थे। इंटीजर भी 3 टाइप के थे। इधर था नेगेटिव इंटीजर, बीच में आ जाता है न्यूट्रल, NUTRAL न्यूट्रल। इधर आया आपका पॉजिटिव इंटीजर, है ना। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो न्यूट्रल को बोलते हैं जीरो इंटीजर भी बोलते हैं। न्यूट्रल को बोलते हैं जीरो इंटीजर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, इसके अंदर सारे इंटीजर आ जाएंगे आपके। यहाँ पे जीरो ले लिया, जीरो से इधर ये x ले लिया, ये x डैश हो गया, है ना। तो जीरो से राइट हैंड साइड जितने भी होते हैं सारे के सारे इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड इधर साइड जितने भी इंटीजर होंगे सारे के सारे होंगे नेगेटिव इंटीजर। इतनी बात आ गई समझ में? आ गई। अब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि मोर देन जीरो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले 1 2 3 4। नेगेटिव इंटीजर लेस देन जीरो, -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है मोर देन जीरो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है मोर देन जीरो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मोर देन जीरो। पॉजिटिव इंटीजर जीरो से ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव इंटीजर लेस देन जीरो। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जीरो से कम होते हैं। अब बीच में क्या आ जाता है? न्यूट्रल। तो जो जीरो जो होता है, न्यूट्रल जो होता है हमारा, न्यूट्रल ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। और अगर ध्यान से देखें हम तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर थे, मतलब कह सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर थे, अगर 1 से लेकर इन्फानाइट तक इधर जो गए हैं, 1 से लेकर इन्फानाइट तक जो नंबर जो गए हैं, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। और अगर इसी में जीरो इंक्लूड कर देंगे, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, ठीक है, अलॉन्ग विद जीरो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहला जाएगा, होल नंबर। आई बात में? तो ये होता है कॉन्सेप्ट होता है आपका रैशनल नंबर का, वो इंटीजर ऑल नंबर। इंटीजर क्या होता है? बेसिकली इंटीजर नंबर लाइन पे लाए करने वाले सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं ना। तो नंबर लाइन पे दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने विद डेसिमल वाले में, विद डेसिमल। तो बच्चों विद डेसिमल में नंबर ये भी 3 टाइप के होते हैं। ये भी 3 टाइप के होंगे। पहले एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। एक यहाँ बता दूँ, एक यहाँ, एक इधर बता दे रहा, ठीक है। एक देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक कोई नंबर है
जो पॉइंट वजह से 2.756 आकर रुक गया, इतना पॉइंट के बाद आकर रुक गया। मैंने अब किसी नंबर को मान लो मैंने डिवाइड किया, मान सपोज 275 को डिवाइड कर दिया 3 से, या फिर किसी 3 से कर दिया, 3 से ना करके आपने इसको 7 से कर दिया, तो ये क्या हुआ कि आगे जाकर पॉइंट में आके कुछ पॉइंट बता कर रुक गया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह के नंबर जो पॉइंट के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए कुछ दूरी जाकर, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। आया समझ में? टर्मिनेटिंग हो मतलब टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसके बाद ऐसे नंबर आते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, रिपीट चलते रहते वही, ठीक है। या फिर ऐसा जाएगा 2.756 756 756, ऐसे कुछ भी नंबर रिपीट होने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो रिपीट होते रहते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं तो उनमें क्या करते हैं, जो रिपीटिंग नंबर होती है उसको हटाकर लास्ट के बस ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, इसके ऊपर छोटी सी लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। ये बार लाइन होती है, बताती है रिपीटेंस को, बताती है कि नंबर जिसको ऊपर बार का साइन लगा होगा ये बताती है कि वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। देन इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद आता है आपका फिर एक ऐसा भी नंबर आता है जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। मान लो किसी नंबर को डिवाइड करें 2.76597 कुछ भी आता रहता है नंबर, ठीक है, ना रिपीट नहीं हो रहा, मतलब वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है कि रिमाइंडर 0 आ जाए और ना ही रिपीट हो रहा है कि वही नंबर रिपीट होने लगे। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोल देते हैं, वो रिपीटिंग नंबर भी बोल देते हैं इसको, है ना, इसको हम रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर, ये डेसिमल वाले नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि जो नंबर आपके टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं उन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो या फिर नॉन टर्मिनेट हो वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। पर ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट ही हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर जो ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो एक इर्रेशनल नंबर की पहचान तो ये आ गई कि इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। एक पहचान हमें मिल गई इर्रेशनल नंबर की। अब इसके साथ पहली पहचान तो मिल गई, आप इर्रेशनल की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, पहचान लिख लीजिएगा, मतलब कि कैसे पहचानेंगे। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। देन इसके बाद अब आते हैं और पहचानने, और कैसे पहचाने इर्रेशनल नंबर की। तो ऑल स्क्वायर रूट के अंदर ऑल नॉन परफेक्ट, स्क्वायर रूट, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर परफेक्ट मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिया 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपको इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, और जो कि इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कभी भी आपके इरेशनल नंबर नहीं कहलाते। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट होंगे। यहाँ पे इसकी जगह आपने 15 कर दिया, क्या कर दिया 15। अब 15 क्या है आपका? नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 15 क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल नंबर। और 15 को हम P/Q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इतनी बात आ गई। तो मैंने यहाँ पे दो पहचान बताई इरेशनल नंबर की। एक तो मैंने बताया कि सिंपल बता दिया कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, पहला।
दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई नंबर डेसिमल में है तो डेसिमल वाले ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, वो भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात इरेशनल नंबर की मैंने बताई कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट नंबर लिखा हुआ है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो भी आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। आपने यहाँ पे ले लिया ऑल प्राइम नंबर, चौथी बात लिख दो, ये तीसरी हो गई, चौथी बात लिख दो। चौथी बात क्या लिखोगे, ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम स्क्वायर रूट कर दो, ऑल प्राइम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा है तो 100% क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो एक ये भी पहचान लिख लो आप, ये इरेशनल नंबर की है ना। और अगर प्राइम नंबर नहीं लिखा है, कंपोजिट लिखा है, बोलो सर ठीक है आपने यहाँ पे और नंबर लिखा, प्राइम नंबर लिखा, और नंबर होगा क्या, ये 6 प्राइम नंबर, वो अगर मैंने √6 लिख दिया, अब ये तो प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, इवन भी है, तो क्या ये वो इरेशनल है कि रैशनल है बेटा, है ना। तो बेटा ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है तो वो आपका इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, तो 6 भी कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 6, दैट्स वाई 6 इज़ अ इरेशनल नंबर, √6 इज़ अ इरेशनल नंबर, नॉट 6, है ना। √6 इरेशनल होगा, ना कि 6 तो सिंपल ही हो गया ना, तो 6 कैसे हो सकता है, इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये होगा इरेशनल। इतनी बात आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं इरेशनल से रिलेटेड। वो फैक्ट क्या है कि अगर बेटा, अगर हम रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या बोला, अगर रैशनल नंबर में किसी एक रैशनल नंबर में आप एक इरेशनल नंबर को ऐड कर दोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इरेशनल मिलेगी। अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी इरेशनल ही मिलेगा। अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ पे रैशनल नंबर भी मिल सकता है आपको, है ना, और रैशनल नंबर भी मिल सकता है, यहाँ पे दोनों मिल सकते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल देके बताते हैं, आई बस में। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप डिवाइड कर दोगे कि एक रैशनल नंबर को, अगर एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड भी कर रहे हो तब भी आपको रैशनल, इरेशनल और रैशनल भी मिल सकते हैं। आई बस में कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये कुछ कंडीशंस थी इरेशनल नंबर की। आया समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको इरेशनल नंबर समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने सॉल्व करने की तरफ इक्वेशन को, है ना, मतलब कि इरेशनलिटी प्रूव करते हैं किस तरह से। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जो काम की चीज़ लगी हो आपको इसमें, हालांकि काम की सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट करें। फिर अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। अब हम आते हैं दोस्तों, अब हम आते हैं इरेशनलिटी प्रूफ करने की तरफ। तो हमें यहाँ पे एक थ्योरम लिखी है 1.4, प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो √2 का प्रूफ, √3 का प्रूफ, 5 का, इस चैप्टर के लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं तो 95% क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो एक्सरसाइज 1.2 है आपकी बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है आपकी। और ऐसा नहीं है कि √2, √3, √5 सब अलग अलग है, नहीं, सब का सिस्टम एक ही है, सब एक ही तरह से सॉल्व करना है ना। आप एक को बड़े ध्यान से पढ़ लो, टाइम लगे वीडियो को रिवाइज कर लो, फिर से रिवाइंड कर लो, शुरू से करके एक थोड़ा एक बार समझ लो। अगर आप एक बार समझ गए तो प्रॉमिस करता हूँ आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी मेथड होगी, जो भी स्टेटमेंट होगा, सबका सेम रहेगा, बस √2 की जगह √3 आपका आ जाएगा, है ना।
तो प्लीज़ ध्यान से समझें। लिखा यहाँ पे थ्योरम लिखा 1.4, हमें इरेशनलिटी प्रूव करने √2 की। तो इरेशनलिटी प्रूव करने से पहले एक थ्योरम 1.3 लिखा हुआ था आपका। थ्योरम 1.3 एक देख लेते हैं। 1.3 में लिखा हुआ था इफ, क्या लिखा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, बोल रहा है कि इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी कोई नंबर है, पी कोई नंबर है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन पी ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, मतलब कि पी अगर कोई नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। नहीं आई बात समझे? देखो पी के जगह मैंने कोई नंबर ले लिया, पी के जगह मैंने कोई नंबर ले लिया 4, मैंने क्या लिया, पी की जगह 4 नंबर ले लिया, और ए स्क्वायर की जगह मैंने ले लिया 16, ले लें 16 नहीं, पी की जगह 2, पी की जगह आप 10 ले लो, चलो अच्छा ठीक है, पी की जगह 10 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लिया तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। और मैंने ए स्क्वायर की जगह ले लिया 10 का स्क्वायर, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 10 स्क्वायर को, मतलब क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर को पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर से पी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो 10 स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 के स्क्वायर कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ने 10 स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब कि P ने ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, उसका आंसर कुछ आया था। हाँ आंसर कुछ आ गया। फिर आगे लिखा है देन, अगर मतलब कि बोल रहा है कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P ए को भी डिवाइड कर देगा, तो P ए को भी डिवाइड कर, अगर P ए स्क्वायर को मतलब कि 5 ने अगर 10 स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है तो 5 10 को भी डिवाइड कर देगा। चेक कर लो, 5 है ना, तो 5 10 को भी डिवाइड कर देगा। आई बात में? तो ये थ्योरम बोल रही है कि अगर कोई एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही सेम नंबर उसी नंबर को भी डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम है आपकी। ठीक है, अभी आपकी इसमें प्रूफ में लगेगी, इसलिए मैं थोड़ा सोचा समझा दूँ। अब देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। थ्योरम 1.3 लिखी हुई आपकी बुक में, हालांकि कुछ समझाना थोड़ा लगा समझा दूँ, इसलिए समझा दिया। अब देखते हैं इरेशनलिटी प्रूफ करते हैं। तो इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे। जैसे √2 है एक इरेशनल नंबर, हम इसको मानेंगे कि √2 कोई एक रैशनल नंबर है। और ये जो मेथड उल्टा मानने की जो तरीका होता है, मेथड होता है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे यहाँ पे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है उल्टा मानना। ठीक है, तो प्रूव करेंगे। अब ये इसमें हम लगाएंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा मान लेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि √2 कोई एक प्राइम नंबर, वो रैशनल नंबर है। एक्चुअल में इरेशनल पर मानेंगे रैशनल। तो कैसे करेंगे? लेट अस, मार्कर पता नहीं क्या हो गया, लेट अस एज्यूम दैट, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज एन रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, अब √2 क्या है? कोई रैशनल नंबर है। इसका मतलब √2 को क्या लिख सकते हैं? √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर P and Q आर को प्राइम, वेयर P and Q आर को प्राइम। P और Q क्या होना चाहिए? को प्राइम है। यहाँ पे हमारे इंटीजर है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है
ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक हो, या फिर ऐसे बोल दो ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना हो, उन्हें उन नंबर को बोलते हैं कोप्राइम। जैसे 5 और 7, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर है नहीं। 5 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 7 से डिवाइड होगा तो 1 होगा। सिर्फ और सिर्फ 1 है ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन है ना। तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, या फिर ऐसे नंबर जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, उसे बोलते हैं कोप्राइम नंबर। वेयर पी एंड क्यू कोप्राइम, ठीक है। अब ये जो हमारा जो पी और क्यू है, एक्चुअल में ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बात लिख नहीं रहा मैं, ये याद रखिएगा कि जो पी और क्यू है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब कि अगर 25/100 है तो इसका आंसर 25/100 नहीं है, इसका आंसर होगा 1/4, ठीक है। 1/4 होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ ये पी और क्यू। ये चीज़ छोटी छोटी बता रहा हूँ, बाकी जो सारे क्वेश्चन होंगे इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन में ये इतनी डिटेल नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दूँगा, हो गया, ठीक है। ये आपके पी और क्यू क्या होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाया था। आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 क्यू इक्वल्स टू पी। ये हो जाएगा। इक्वेशन 1 दे दी इसको, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। तो जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो ना, √2 लिखा है, √2 क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। एक्चुअल में ये लिखना था, आप 10th क्लास में आ गए इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, इतना छोटी बारीकी नहीं लिख रहा है ना। तो देखो ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड ये किया। अब √2 का इंटू √2 में करेंगे 2 आएगा, क्यू का इंटू क्यू में क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर तो यही है। तो यही चीज़ उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से क्या आया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम तो 2 को इधर डिवाइड कर दें तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखोगे, हियर 2 डिवाइड्स, वही थ्योरम 1.3, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड पी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2p को भी डिवाइड करेगा, 2p को भी डिवाइड करेगा। तो p को डिवाइड कर दो 2 से, 2p को भी डिवाइड करेगा, और जब 2p को डिवाइड करेगा तो उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। लेट से मैंने मान लिया C, आंसर क्या आ गया, C आया। भाई आप किसी नंबर डिवाइड करोगे उसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा। मैंने मान लिया C आ गया आंसर मेरा, ठीक है। अब C आया, आंसर C आ गया, ठीक है। तो C को आप इधर 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो P की वैल्यू आ जाएगी 2C, तो P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 2C आ जाएगी। इक्वेशन का काम नहीं पड़ेगा, बस मैं थोड़ा याददाश्त के लिए लिख देता हूँ, बस हो गया, है ना। यहाँ पे 2C कहाँ से आया, मैंने P यहीं पर था, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो P 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 2 × C, 2C हो गया, P की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, ये P की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या करेंगे, P की वैल्यू को उठाकर यहाँ से इक्वेशन 1 पे रख देंगे। कैसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। P की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, P की वैल्यू को इक्वेशन 1 पे रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या था, P इक्वल्स टू 2Q बराबर P। तो P की जगह P की वैल्यू पुट करें तो P की वैल्यू हटाओ के यहाँ पर रख दे 2C कर दिया। अब क्या करो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड।
मैंने यहाँ पे जो 2c काट के हटा दिया, p लिखा था ना, तो p हटा के 2c कर दिया। तो आप ऐसा मत कर देना कि काट के लगा दो ना, आप अगले स्टेप में करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे जैसे मैंने देश करके लगा दिया आप भी काट के लगा दो, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2q स्क्वायर 4c का स्क्वायर, 4c का स्क्वायर होगा, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, स्क्वायर कर दिया। इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर किया, इतना आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, 2 से 4 कैंसिल हो रहा, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू इधर बचेगा 2c का स्क्वायर, ये बचा। 2 को इधर ला दो, 2 को वापस इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या लिखोगे हियर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, तो मैंने ये लिख दिया डिवाइड्स q। अब देखो q को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। मैंने मान लिया c, लेट से d, मैंने c पहले माना तो माना d, इसका आंसर क्या आ गया, d आ गया। अब जब इसका आंसर d आ गया तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2d। इक्वेशन 3 ले लो, इक्वेशन 3 ले, q की वैल्यू क्या आ गई 2d आ गई। अब देखो ध्यान से देखो बेटा इक्वेशन p, अब यहाँ पे p और q देखो नाउ, अब देखो p और q देखो, p क्या था आपका, p बराबर था आपका 2c, q बराबर आ गया आपका 2d। ओ ये कैसे हुआ, ये कैसे आ गया भाई, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला था, शुरू में बोला था कि दोनों क्या हैं, दोनों क्या है, p और q क्या है, कहाँ पे बोल दिया था, ये p और q क्या है, दोनों को प्राइम है, को प्राइम, दोनों क्या है को प्राइम, और को प्राइम में कभी भी कॉमन फैक्टर कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन फैक्टर क्या मिला 2 मिल गया। ये 2 कैसे मिला, कैसे मिला, क्योंकि हमने गलत एज्यूम्शन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोर्ड में मेरी जगह बहुत कम है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p and q are not have common factor 2 as common factor, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे कि p और q में क्या है 2 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज p and q are को प्राइम। क्यों, क्योंकि p और q क्या है को प्राइम है, और को प्राइम में कभी भी कॉमन फैक्टर मिलते नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ना p भी 2 से इंटू हो रहा है 2c और q वैल्यू 2d, ठीक है। इसका मतलब तो यहाँ पे क्या हो को प्राइम, सो इट इज़ बिकॉज, नहीं इट इज़, बल्कि आप ये मत लिखो, सो ऐसे लिख दो, हाँ लिख दो, सो इट इज़ बिकॉज आवर रॉन्ग assumption that √2 is a rational number। हमने गलत एजम्पशन किया था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। एक्चुअल में √2 क्या है, √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आई बात समझे कि नहीं आई, हमने क्या किया, गलत एजम्पशन किया था, हमने यहाँ पे गलत एज्यूम किया था कि √2 क्या कोई रैशनल नंबर है, कोई √2 क्या कोई रैशनल नंबर है, इसीलिए हमारा ये सब सिस्टम जो हुआ है यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल गया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि √2 क्या एक इरेशनल नंबर है। तो आपको ये इस तरह से करना है। मैंने बोर्ड की पता नहीं सत्यानाश ही कर दिया, कहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग शुरू से देखते हो समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ फिर से, देन इसके बाद आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल सेम है, बस जल्दी हो जाएगा लेकिन। तो देखिए
हमें प्रूव करना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करना था। तो हमने सबसे पहले किया, एज्यूम किया कि √2 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। हमने ये एज्यूम किया √2 क्या है, कोई रैशनल नंबर है। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, किसी भी रैशनल नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को भी लिख सकते हैं वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और जो P और Q में हमारे क्या थे, को प्राइम थे। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, कॉमन नंबर नहीं होता, HCF कॉमन नहीं होता एक के अलावा, या फिर बोल सकते हैं HCF क्या होता है, एक होता है। ऐसे दो नंबर जिनमें HCF एक हो तो को प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, HCF एक हो, कॉमन नंबर कोई एक हो, एक के अलावा कोई दूसरे नंबर कॉमन नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। फिर मैंने क्या किया, Q को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो √2 इंटू क्यू, तो 2Q वो √2Q इक्वल्स टू P, इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। आपका मन करना नहीं करना कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर मैं क्या किया, दोनों साइड की स्क्वायर कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो √2 का इंटू √2 से करेंगे 2 आ जाएगा, Q का स्क्वायर Q और P का स्क्वायर P। मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो P स्क्वायर को डिवाइड हुआ 2 से, Q स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 2P स्क्वायर अपॉन 2। मैंने लिखा हियर थ्योरम 1.3 कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। मैंने लिखा क्या पे क्या कर रहा है, 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 क्या करेगा, P को भी डिवाइड कर देगा, 2 P को भी डिवाइड कर देगा। और जब 2 P को डिवाइड करेगा उसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। मैंने मान लिया C, आप कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है कि C मानो, मैंने माना C आया उसका आंसर। अब C आ गया, फिर मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो P इक्वल्स टू 2C मिल गया, P की वैल्यू मिल गई 2C। अब इसको मैंने P की वैल्यू जो मिली इसको इक्वेशन 2 माना, और इक्वेशन 2 जो P की वैल्यू है उसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, देन 2Q इक्वल टू 2C। यहाँ पे मैंने P लिखा था, पहले क्या लिखा था, इक्वेशन 1 में था P, फिर मैं P को हटा कर P की वैल्यू पुट कर दिया 2C। ठीक है, तो आप भी यही करना, ऐसे गलत इरेज मत कर देना, नीचे स्टेप अगले स्टेप में करना। फिर मैंने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर वापस मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे की स्क्वायरिंग है ना, इसकी स्क्वायरिंग आपकी ये है। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी तो 2Q, अब √2 का स्क्वायर 2 होगा, Q का स्क्वायर Q, 2 का स्क्वायर 2C का स्क्वायर 4C स्क्वायर, फिर 2 से 4 कैंसिल हुआ, फिर इधर 2 को डिवाइड कर दिया तो Q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू C स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर एक वो 1.3 थ्योरम कि 2 क्या कर रहा है, Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 क्या करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद का अगला स्टेप ये है, पहला खाना ये था आपका, दूसरा खाना ये है, तीसरे खाने में ये, चौथे खाने में ये लास्ट खाना, पांचवा खाना। ठीक है, नंबर लिख दिया कि पहले पहले कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, तो Q अपॉन 2 इक्वल्स टू D लिखा। अब फिर देखो, अब 2 को इधर डिवाइड कर दियो, Q की वैल्यू मिल गई 2D। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को जब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे P की वैल्यू आई है 2C और Q की वैल्यू आई है 2D। जबकि हमने बोला था P और Q क्या है, P और Q में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होंगे, कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता, और यहाँ पे हमें क्या कॉमन नंबर 2 मिल गया दोनों में। ऐसा क्यों मिला, 2 क्यों मिला, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, P एंड Q आर नॉट हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। P और Q में 2 कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम, क्योंकि P और Q क्या थे, को प्राइम थे। सो इट इज बिकॉज, मतलब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक रॉन्ग एजम्पशन किया था कि √2 क्या है, कोई रैशनल नंबर है, एक्चुअल में √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये था इसका समरी। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, नोट करें, और समझ में आया तो ठीक है, नहीं दोबारा रिवाइंड करें। अब हम आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। √3 की देखते हैं। √3 की सेम ऐसे ही है बस। ठीक है, तो थोड़ा सा ही है, तो मैं कोशिश करूँगा इसी में कहीं पे इरेज कर दूँ मेन चीज़ें, है ना। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।